नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश के साहसी और वीर जवानों की शहादत पर पूरा देश गमगीन है और वहीं चाइना के लिए देश की जनता में आक्रोश और गुस्सा है। सबसे पहले दोस्तों, मैं उन वीर सपूतों की आत्मा की शांति के लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ जो अपने देश की रक्षा के लिए गलवान घाटी में चीनियों को मारते मारते शहीद हो गए। ये हमारे 20 शहीद वीर सपूत जवान हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे पराक्रमी शूरवीरों को कोटि कोटि नमन। अब दोस्तों बात करते हैं मिचमिची आंखों वाले चाइना के बारे में, जिसकी वजह से हमने अपने वीरों की शहादत दी और जो अपनी घटिया और घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता है। गलवान घाटी में हमारे वीर जवान सपूतों का बलिदान खाली नहीं जाएगा और इसके लिए सबसे पहले बड़े स्तर पर सरकार को चाइना का बहिष्कार करना चाहिए। तभी तो साधारण जनता भी अपने स्तर पर चाइना का बहिष्कार कर पाएगी। भारत के हर नागरिक में चाइना के प्रति गुस्सा और आक्रोश है और अब चाइना को अपनी इस गिरी हुई हरकत का जवाब देना होगा। आखिर क्यों चाइना बार बार हमारे जख्मों को ताज़ा कर देता है? और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी चाइना कई बार ऐसी गिरी हुई हरकतें कर चुका है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस घटिया, लालची और स्वार्थी चाइना के बारे में जो हर बार हमारी ज़मीन पर घात लगाकर बैठ जाता है। 15 से 16 जून की दरमियानी रात लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गलवान वैली भारत और चीन के जवानों के बीच हिंसक झड़प हुई। यह हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीज़ों से किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग अफसर समेत 20 जवान शहीद हो गए। वहीं मरने वाले चीनी सैनिकों की संख्या का अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। मीडिया के हिसाब से चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, जिसमें यूनिट का कमांडिंग अफसर भी शामिल है। यह अफसर उसी चीनी यूनिट का था जिसने भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प की थी। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ। यह लड़ाई करीब 1 महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। इसके बाद 1967 में नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक मारे गए थे। फिर 1975 में भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। भारत और चाइना के संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र भी अब 1962, 1967 और 1975 की तरह ही होगा। वजह साफ है, भारत चीन सीमा विवाद में 45 साल बाद इतनी संख्या में सैनिकों की जान गई है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात हो, लेकिन दोनों देशों में आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया है। बीते 6 सालों में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें और बातचीत हुई हैं और इन सब कोशिशों को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की पहल के नज़रिए से भी देखा गया है। इसलिए बीते दिनों में सीमा पर हिंसक झड़पों के बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? भारत और चाइना के बीच इतनी क्यों बिगड़ गई कि नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुँच गई और हमें अपने वीर सपूतों का बलिदान देना पड़ा? लद्दाख में भारत की ओर से सड़क निर्माण ही चीन की चिंता का सबब है या कुछ और ही बात है? सबसे पहले दोस्तों ये बात क्लियर कर लेते हैं कि चाइना अपनी सीमा में पहले ही हाईवे बना चुका है, तो उसे भारत जब अपनी सीमा में सड़कें बना रहा है तो उसे इतनी परेशानी क्यों हो रही है? और फ्रेंड्स, आपको एक बात पता होगी कि सैनिकों को अपनी सीमा पर पहुँचने में 4 से 5 दिन पैदल लग जाते हैं और अगर ये सड़क बन जाती है तो वो सफ़र हम 5 से 6 घंटे में तय कर सकते हैं। भारत सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3,812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 3,418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। पिछले 5 सालों में भारतीय सीमाओं को बेहतर बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पहले भी सीमा पर दोनों सेनाओं में छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं। डोकलाम के पहले भी 2013 और 2014 में चुमार में ऐसी घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन इस बार की गतिविधियों का दायरा खासा बड़ा हुआ है। पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी गतिविधियों का बड़ा कारण पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण बताया, जिसकी वजह से भारतीय गश्तें बढ़ चुकी हैं। उनके मुताबिक इस तनाव के पीछे कई मामले आपस में जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर के खास दर्जे को ख़त्म कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे जारी किए तो चीन इस बात से खुश नहीं था कि लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में अक्साई चीन भी था। भारत के इस कदम को चीन अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखता रहा है। इसके बाद पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी उठा। इस मुद्दे पर अनौपचारिक बैठक भी हुई, लेकिन भारत ने वहां अपना पक्ष रखते हुए ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। और जब यहां चीन की दाल नहीं गली तो उसने
तो उसने विरोध जताने के साथ साथ अपना विरोध जारी रखा और अप्रैल में जब ठंड खत्म हुई तो दोबारा से उस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर के अलावा शक्सगाम घाटी के 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके पर भी चीन का नियंत्रण है। काराकोरम पर्वतों से निकलने वाली शक्सगाम नदी के दोनों ओर शक्सगाम वादी फैला हुआ है। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था। अब पाकिस्तान बेचारा करता भी तो क्या करता, चाइना से पंगा लेना तो उसके बस में था नहीं। पाकिस्तान का मानना था कि इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ेगी और साथ ही यह भी दलील दी कि यहाँ पहले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं थी, लिहाजा पाकिस्तान को इसे चीन को सौंपने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इसी इलाके को लेकर पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया था। आज चीन और पाकिस्तान यहीं बने काराकोरम हाईवे से एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, जो पश्चिमी कश्मीर के जरिए दोनों देशों को जोड़ता है। अगर लद्दाख में हो रहे प्रशासनिक बदलाव में भारत सफल होता है और इस इलाके में सैनिकों के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है तो चीन का काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान की तरफ का जो सीधा रास्ता जाता है उसमें आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। इस लिहाज से भी चीन लद्दाख सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। चीन का कलेश तो किसी न किसी के साथ चलता ही रहता है। विवादास्पद प्रत्यर्पण विधेयक पर हांगकांग में हुए हिंसक प्रदर्शन को पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी ओर ताइवान में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की चुनौती जटिल होती जा रही है। चीन के शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमानों के खिलाफ सरकार की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी बढ़ रही है। रही सही कसर कोरोना वायरस महामारी ने पूरी कर दी है। हाल ही में 194 सदस्य देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इस मामले की जांच होनी चाहिए थी कि दुनिया भर में नुकसान पहुंचाने वाला कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ। ये असेंबली विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO की प्रमुख नीति निर्धारक इकाई है। दूसरे देशों के अलावा भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके बाद अमेरिका और चीन के बीच अघोषित तौर पर चल रहे ट्रेड वॉर की बात भी किसी से छुपी नहीं है। ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि शी जिनपिंग आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं राजनीतिक मोर्चे पर भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हमें अपने वीर जवानों के बलिदान पर गर्व है और चाइना ये भूल जाए कि ये पहले का भारत नहीं है। अब भारत काफ़ी सशस्त्र और मजबूत हो चुका है, इसलिए चाइना अपनी औकात में रहे। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीरों को नमन। जय हिंद।